आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का लेसन नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जिसमें पैरेललोग्राम के एरिया का एक बहुत ही शानदार केस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिसपे बेस्ड कई सारे सवाल बन सकते हैं। मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो उनको ध्यान से समझिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे, जो आपके मेंस एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर एक अपलोड की जानकारी तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चैनल में प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर करिए, जिसमें बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के केस की, जिसमें समांतर चतुर्भुज के एक स्पेशल केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं डिफाइन करता हूं कि केस है क्या। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा है, यानी मैं पहले लिख रहा हूं ABCD। तो देखिए, पहली इंफॉर्मेशन जो आपको यहां पर दी गई है, वो इंफॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइडेड है कि जो आपका ABCD है, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो मैं लिख रहा हूं इसको, ये आपका पैरेललोग्राम है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ हिंदी में भी, ताकि जो लोग हिंदी ही समझते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। फिर देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट दिया है आपको E, ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ F, ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ G, और ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ H। ठीक है, तो इन पॉइंट में भी कुछ खास बात है, जरा उसको मैं लिखता हूँ कि जो आपका AE रेशियो EB है, साथ ही साथ जो आपका BF रेशियो FC है, जो आपका CG रेशियो GD है, और जो आपका DH रेशियो HA है, ये सारे जो रेशियोज आपको दिए हैं, ये 2:1 के बराबर है। मतलब AE का रेशियो EB से भी 2:1 है, फिर BF का रेशियो FC से 2:1 है, CG का GD से रेशियो 2:1 है, और DH का रेशियो AH से क्या है, 2:1 है। तो ये जो है इंफॉर्मेशंस जो है प्रोवाइड की गई हैं कि इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं। साथ ही साथ ये बीच में जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ PQR और S। ये क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिख रहा है बनता हुआ बीच में, इसको भी मैंने आपके सामने लिख दिया कि ये PQRS है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैं आपको मेंशन करता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, और उनको फिर एक एक करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें कहीं ना कहीं देखनी है, वो हमें देखना है कि जो ये PQRS है, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। तो इसके बारे में हमें जानना है कि ये क्या है, क्या ये पैरेललोग्राम है। देखने में तो लग रहा है, इसको वेरीफाई करेंगे। साथ ही साथ PQRS के साथ एक और क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ मुझे दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है BEDG। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी मुझे पता करना है कि इसका नेचर क्या है, पैरेललोग्राम है कि नहीं है। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। दूसरा देखिए, आपको एक और इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, वह है कि GQ रेशियो QR रेशियो RB किसके बराबर है। तो देखिए, इसमें मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा, इसमें कई सारे सवाल बन सकते हैं। इसको अंत तक देखना कि GQ का रेशियो QR और RB से क्या है, एक ये सवाल आपको देखना है। साथ ही साथ देखिए, एक चीज़ और भी कैलकुलेट हमें करनी है, वो जरा ध्यान से समझेंगे क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है कि जो रेशियो है एरिया ऑफ PQRS, मतलब हम PQRS का एरिया निकालेंगे, और इस एरिया का हमें रेशियो कैलकुलेट करना है किसके एरिया से, वह है आपका BEDG से। ठीक है, इसके बाद एक और कैलकुलेशन हम करेंगे, वह है कि आपका जो BEDG जो आपका निकल रहा है, इसका एरिया रेशियो ओवरऑल पैरेललोग्राम के एरिया का रेशियो क्या है। मतलब ABCD से हम निकालेंगे ये एरिया रेशियो। फाइनली एक चीज़ और निकालेंगे कि जो एरिया है आपका PQRS का,
उसका एरिया ABCD के रेस्पेक्ट में क्या है, और कुछ और चीज़ें हैं जो आपको होमवर्क के फॉर्म में मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो ये 5 चीज़ें हम लोग अभी यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप ध्यान से पूरा कवर करेंगे, राइट। तो ये केस है जो हमें कैलकुलेट करना है, जो मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, प्लस आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, तो इसको अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जो हमें निकालने हैं, और फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो अंत तक देखना है आपको, तभी होमवर्क होगा, वरना होगा ही नहीं। तो मैं फिर से जरा इस केस में वापस आता हूँ। क्या पता था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था केस में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। साथ ही साथ आपको दिया हुआ था कि जो AE की वैल्यू है और जो EB का रेशियो है वो आपका 2:1 है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2:1, आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये 2:1 है, और इधर भी ये रेशियो आपका 2:1 है। इससे क्या आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आपकी जो DG की वैल्यू है वो EB के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? इसका एक साफ साफ कारण है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। तो अगर पूरा का पूरा AB और पूरा का पूरा CD आपस में बराबर हैं, तो आप यहां देखो EB क्या है, 1 पार्ट के करस्पॉन्डिंग है। टोटल 3 पार्ट्स हैं जिसमें 1 पार्ट आपका EB है। टोटल बराबर है, आपको पता है। यहां भी टोटल 3 पार्ट्स ही हैं और DG आपका 1 पार्ट के बराबर है। तो अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये भी 1/3 निकलेगा CD का, ये 1/3 निकलेगा AB का। अल्टीमेटली AB और CD अगर बराबर है तो DG और EB भी आपस में बराबर होंगे। देखिए यही कहानी यहाँ है, क्योंकि ये रेशियो भी 2:1 है। जितना भी ये साइड हो, नहीं पता, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये मत कर देना कि यहाँ BC जो है DC के बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भी आपका 2:1 दिया हुआ था। तो आपको यहाँ भी एक चीज़ मालूम है कि आपका जो CF वैल्यू होगा, ये आपका CF वैल्यू किसके बराबर होगा? HA के बराबर होगा। सेम चीज़, ठीक है, कि आपका CB और DA बराबर हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में आप आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया कि ये जो आपका CF है और जो आपका HA है ये आपस में बराबर है। अब जरा आप ध्यान से एक चीज़ समझो कि मैं जरा इसके नेचर की बात करने जा रहा हूँ, एक एक करके। जो 2 और पैरेललोग्राम मुझे दिख रहे हैं, जो आपका एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है कि BEDG, ठीक है। अब BEDG जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से समझना। पहली चीज तो मुझे एक चीज मालूम है कि 2 साइड्स जो इसकी हैं DG और EB, ये तो डेफिनेटली पैरेलल हैं। ध्यान से देखो आप कि DG जो है EB के पैरेलल है कि नहीं है, पता ही है, क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम की ही 2 भुजाओं पर है। वो समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की समांतर भुजाएं होती हैं उसी पे है, तो दोनों आमने सामने हैं, पैरेलल भी हैं। साथ में आपने ये भी बोल दिया है कि आपका DG जो है ना ये EB के बराबर भी है, यानी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये चीज़ हमने प्रूव करी आमने सामने की भुजाओं के बारे में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो पैरेललोग्राम के बारे में, जरा थोड़ी देर के लिए सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि आप जरा 1 यूनिट लेंथ की एक वैल्यू ले लो, ठीक है, और आपको मैं फिर से एक पैरेलल ही 1 यूनिट का लेंथ दे रहा हूं, जो कि इसके पैरेलल ही रखना है आपको। तो अगर आपने 1 और 1 2 बराबर को बिल्कुल पैरेलल रख दिया, ठीक है, पैरेलल रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, तो उस केस में अगर आप इसको ऐसे मिलाते हो और इसको आप ऐसे मिलाते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप मिलाते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको पैरेललोग्राम ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अगर आपने 1 लिया और इसके सामने एक पैरेलल लिया, आपने 1 1 बराबर बराबर लिया अगर, और आप इसको ऐसे करके ही मिलाएं, तो इस तरह से अगर आप मिलाते हैं तो आपको पैरेललोग्राम ही मिलेगा। ये क्रॉस मत मिला देना, आप कहोगे नहीं मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा और इसको यहाँ मिलाऊंगा, नहीं। आप यहाँ देखना किस तरह का डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये एंड एसेंट से मिलाया, ये एंड एसेंट से मिलाया, और ये दोनों आपका क्या है? बराबर है। तो उस केस में ये साइड जो होगी ना आपकी, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी, ये पैरेललोग्राम ही होगा। यानी आपका जो BEDG है वो पैरेललोग्राम होगा। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भी मैं दूसरा तरीका भी है मेरे पास समझाने का। आप जितना जिद्दी है ना उतना ही मैं भी हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं आपको कैसे समझाने जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा।
मैं कहूँगा जरा यहाँ से देखो पहले इस डायग्राम को, नीचे से देखो। तो नीचे से जैसा आपको DE दिखेगा, अगर आप ऊपर से जाके देखेंगे, ऊपर जाना जैसे भी जाना, खतरा मोल मत लेना, चोट नहीं लगनी चाहिए, ऊपर चले गए, ठीक है। अब यहाँ से आके देखो, तो जैसा आपको इधर से दिखेगा ना, तो जैसा आपको DE इधर से दिखेगा, उधर से अगर देखने जाओगे आप तो वैसा ही आपको बिल्कुल BG दिखेगा, कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको। आप इसको एक पेपर पे बना के ना इसको पलट लेना, इसको उल्टा करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा DE इधर है बिल्कुल वैसा ही GB उधर से है, और सिमेट्रिक डायग्राम है बिल्कुल, ये डायग्राम परफेक्टली सिमेट्रिक है। तो उसकी वजह से जो आपका DE है वो GB के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। उसमें आपको कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो वो भी आपको आपके लिए प्रूफ करने का एक तरीका है कि आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर इतना काफ़ी है कि ये एक पैरेललोग्राम है जो हमें दिख गया। अब देखो जरा PQ और RS की बात कर ले, ठीक है। मैं वही कहूँगा, आप जब नीचे से देख रहे हो तो जैसा आपको RS दिख रहा है, आप यहाँ से देखोगे वैसा ही आपको PQ दिखेगा। आप ऊपर नीचे जाके देखो, यहाँ से देखने पे जैसा RS दिखेगा यहाँ पर, अगर आप उधर से जाओगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही PQ दिखेगा। सेम तरीके से फॉर्म हुआ है आपका PQ जैसे आपका RS फॉर्म हुआ है, ठीक है। जिन लाइन से फॉर्म हुआ है उधर से चले जाओ, और ये नंबर्स अगर मैं हटा दूं, आप थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचना कि ये डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, जैसा ऐसे बना हुआ है, और सारे PQ RS अगर मिटा दिए जाएं और PQ यहाँ लिख दिया जाए और आपको इधर भेज दिया जाए, और आप देखो आपको कोई फर्क ही नहीं नजर आएगा इस डायग्राम में, वैसा ही लगेगा, समझ लो आप। तो PQ RS आपस में बराबर हैं, और जो आपका P बराबर है, और दोनों जो है ना ये पैरेलल हैं, ठीक है। आपके लाइंस को भी ध्यान से आप देख लो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 है और ये वैल्यू 1 है, तो आपने ऑलरेडी देखा कि जैसे आपका BEDG एक पैरेललोग्राम है, जैसे आपका BEDG एक पैरेललोग्राम है, ऐसे ही आपका AHFC भी एक पैरेललोग्राम है। मैं लिख देता हूं, उसी तरह से AHFC भी एक पैरेललोग्राम होगा। अब अगर दो पैरेललोग्राम आपको मालूम है तो आपको मालूम है, देखो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, ये आपके इस पैरेललोग्राम पे लाई कर रही हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। अब AHFC पे जो पैरेललोग्राम है इस पे ये दोनों लाइंस लाई कर रहे हैं, तो यानी दोनों ये लाइंस पैरेलल होंगी होंगी। अब बताओ ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं, ठीक है, तो उसका जो समांतर चतुर्भुज होना तो बिल्कुल तय है। समझ रहे हो आप कि वो समांतर चतुर्भुज होगा। स्पेशल केस में वो आपका रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ समांतर चतुर्भुज की ही सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास है। हमें नहीं पता कि PQ RS के PQ PR के बराबर है कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसको आप रोम्बस मत भूलना, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो देखो जो एक काम था पहले वो तो सिद्ध हो गया कि भाई आपका PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। साथ में आपका BEDG भी एक पैरेललोग्राम है, और आपका AHFC भी एक पैरेललोग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ये मेरा पहला टारगेट था आपको बताना कि दो पैरेललोग्राम, तीन पैरेललोग्राम एक्चुअली यहाँ पर इसके अंदर हैं जब इस तरह का फॉर्मेशन है तो, ठीक। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपको कैलकुलेट करना है कि GQ का रेशियो QS और SB से क्या क्या होने वाला है। GQ का रेशियो QS से और QS का रेशियो SB से, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं और बहुत आसानी से होगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अब अगर रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे किसी भी वैल्यू को अगर आपने K एज्यूम कर लिया, तो अगर किसी भी वैल्यू को K एज्यूम कर लिया तो बाकी सबको उसके टर्म में निकालना होता है हमें, ठीक है। अगर बाकी सब उसके टर्म में निकल गए तो फिर रेशियो पता करना आसान होता है। तो देखो एक काम करते हैं, SB की वैल्यू हम मान लेते हैं x, जो SB है इसको हम x मान रहे हैं। अब सारी वैल्यू को हम x के टर्म्स में निकालते हैं और फिर रेशियो देखेंगे क्या है। तो देखो ध्यान से कि एक चीज़ बड़ा आसानी से अंडरस्टैंड करना आप लोग, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूँ कि जो GQ की वैल्यू है वो RE के बराबर है। इसमें आपको कन्फ्यूज़न कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा तो मैंने कहा ना कि मैं इतना जिद्दी हूँ कि मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, समझ में आना आपकी मजबूरी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं समझा के रहूँगा। नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, मैं कहूँगा जरा इधर से देखना इस डायग्राम को। तो जो आपके लिए RE है, यहाँ से अगर आप जाके देखोगे तो वही चीज़ आपके लिए GQ हो जाएगी। मतलब अगर मैं आपको आपके बिना पता चले हुए, आप यहाँ बैठे ना,
इस डायग्राम को मैं ऐसे सीधा रोटेट करके घुमा दूं, ठीक है, आप खुद ही देखो कि जिस तरह का फॉर्मेशन है और जिस तरह का रेशियो है 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 प्लस ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, आपके GQ और RE में कोई फर्क नहीं रहेगा। आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि उल्टा कर दिया डायग्राम हमने आपका आंख बंद करके। सिमेट्रिक है, पूरा परफेक्टली सिमेट्रिक है। तो अगर इसको पूरा रोटेट करके इस ऊपर वाले पोर्शन को नीचे लाया जाए, आप कोई अंतर पता नहीं कर पाओगे। GQ RE के बराबर है, ये चीज आपको समझ में होनी चाहिए। अब देखो ये क्यों हमने निकाला, क्योंकि अब हम RE को x के टर्म्स में आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहोगे कैसे, देखो ध्यान से, RE जो है ना ये पैरेलल है SB के, RE रेखा SB रेखा के पैरेलल है। आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पैरेललोग्राम है, DGBE, तो समांतर हो गया ये दोनों रेखाएं। अब आपको ये चीज पता ही होगी ना कि ये बेस हो गया, अगर ये बेस माना आपने, और किसी भी ट्राइंगल में अगर आप ऐसे एक समांतर रेखा खींचो जो इसके समांतर हो, ठीक है, ये वाली रेखा अगर बेस के समांतर है तो ये ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल हमेशा समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपके सारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं, एक एंगल कॉमन हो जाता है, बाकी दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तो समरूप होता है। वही चीज मैं लगाने जा रहा हूं। देखो ट्राइंगल ARE जो आपका है और जो आपका ट्राइंगल ASB है, ये दोनों हो गए सिमिलर, समरूप हो गए आपस में, ठीक है, सिमिलर हो गए, ये समरूप हो गए। तो अगर ये समरूप हो गए तो आप देखो ध्यान से कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो होता है, जो भुजाओं का अनुपात होता है त्रिभुज में, वो बराबर होना चाहिए। आप कहोगे कि जो AE का रेशियो है छोटे वाले ट्राइंगल में AE, बड़े वाले ट्राइंगल में वही भुजा आपकी हो जाती है AB। तो ये रेशियो आप कहोगे 2:1 का है, 2:1 का नहीं, 2:3 का है, क्योंकि पूरा जो AB होगा वो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी 2:3 हो गया। तो यही रेशियो मेंटेन होना चाहिए इसमें भी, RE और SB में। तो आप कहोगे कि जब ये 2 है तो ये 3 है, 2:3 मेंटेन होना चाहिए। तो देखो अगर ये x है और आपको 2:3 मेंटेन करना है तो RE की वैल्यू 2/3x होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां भी 2:3 मेंटेन होना चाहिए। तो 2:3 मेंटेन करने के लिए आपकी RE की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/3x। अब देखो यहां पर जो GQ आपको निकालना था वो x के टर्म्स में आ गया, 2/3x, क्योंकि हमने SB को x माना है और SB को x मानने से अब हम सबको x के टर्म्स में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज बाकी रह गई है x के टर्म्स में निकलना, वो है QS। तो आप कहोगे QS x के टर्म में कैसे निकालोगे, मैं कहूंगा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे निकलेगा, रंग मैं बदलता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। BF और FC का रेशियो क्या है, वो भी 2:1 है। अब ध्यान से देखो यहां पर जो आपका SF लाइन है और जो आपकी QC लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। फिर से वही बात होगी ना कि एक त्रिभुज है आपके पास, एक लाइन पैरेलल है बेस के, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल क्या होगा, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज जो होगा ये सिमिलर होता है, समरूप होता है। वही लगाने जा रहा हूं। देखो यहां जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो 2:3 का है। तो अगर ये 2:3 का है, छोटे वाले ट्राइंगल का 2, बड़े वाले ट्राइंगल में वो हो जाता है 3। आप ऐसे समझ लो, मैं ये बात कर रहा हूं कि आपका जो BF है और जो BC है इसका रेशियो आपका 2:3 है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये वैल्यू आपका 2 है, जो रिमेनिंग वैल्यू है जो बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है वो 1 है। तो यहां भी ये वैल्यू 2:1 के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब ये 2 होगा तो पूरा वैल्यू 3, यानी ये रिमेनिंग पार्ट जो QS मुझे कैलकुलेट करना है, तो SB और QS का रेशियो 2:1 ही होगा, क्योंकि यहां पर भी 2:1 है और ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको पता ही होगा कि ऐसा होता है, ये रेशियो अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो ये रेशियोज आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये अलग से भी थियरम है, अगर उसको इस्तेमाल करो तो ठीक है, नहीं वरना सिमिलैरिटी से भी आप देख सकते हो, समरूपता से देख सकते हो। तो ये वैल्यू अगर x है तो QS की वैल्यू क्या होगी, x/2। तो देखो GQ आपने निकाला 2/3x, QS आपका निकला x/2 और SB आपका क्या निकला, x। तीनों का रेशियो जरा निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे ये हो गया 2/3x रेशियो, QS की वैल्यू हो गई x/2 रेशियो x। देखो x कैंसिल हो गया और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है कि जो GQ की वैल्यू आई वो आई 4 के करस्पॉन्डिंग, QS आपका आ गया 3 के करस्पॉन्डिंग और SB आपका आ गया 6 के करस्पॉन्डिंग।
ठीक है, तो ये मैंने रेशियोज कैलकुलेट किए हैं आपके सामने कि GQ QS SB की जो रेशियो है वो 4:3:6 हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ, आपको और मजा आएगा। ये वैल्यू मैंने निकाला कि ये 4 है, तो ये 3 है और ये 6 है, ये रेशियो आया। आपको पता है जिस तरह की सिमेट्री है ना, आपको पता है कि अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये 4 और ये 3 और ये 6 जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल आपको देता हूं जो कि आपका होमवर्क है, बहुत आसान है, ज़्यादा वक्त मत लगाना। ठीक है, कि जो HP का रेशियो होगा PQ से रेशियो QC है वो क्या होगा। जैसे मैंने कैलकुलेट किया है अभी कुछ ऐसे ही करना है। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि ये रेशियो सेम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये आप खुद ही सोच सकते हो और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इतना मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत ही आसान है, तो इसका आंसर जो है निकाल के कमेंट कर देना। और देखो सिमेट्री की वजह से जैसा आप इधर से देखोगे और जैसा आप इधर से देखते हो ना, तो उसकी वजह से इवन जो ये रेशियो आने वाला है आपका, मैं आपको बताता हूं ये वाला, कि यही रेशियो SF रेशियो RS रेशियो AR, ये दोनों रेशियो क्या होंगे, सेम ही होंगे पूरे के पूरे। HP PQ QC और SF RS आपका SR और RA सेम रेशियो आएंगे। कोई भी एक निकाल लेना, दूसरा अपने आप मालूम चल गया, क्योंकि इनका रेशियो सेम ही होने वाला है सिमेट्री की वजह से। तो ये रेशियो जरा आप लोग ऑब्जर्व करना कि क्या ये वही आ रहा है जो हमने अभी निकाला 4:3:6, और अगर वही आया तो सोचना क्यों वही आया। ठीक है, क्या हम इसको ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते थे कि ये सेम आने वाला है। तो ये आपका काम है, होमवर्क, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगली इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 रिजल्ट हमने निकाल लिए, अब आपको थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैलकुलेट करना है। और वो थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि PQRS का जो एरिया है, PQRS का जो एरिया है उसका हमें एरिया रेशियो निकालना है, जो कि है BE और DG से, BE DG से एरिया रेशियो निकालना है। अब देखो अभी आपने क्या बोला कि ये वैल्यू अगर 4 होगी तो ये वैल्यू 3 होगी, ये वैल्यू 6 होगी इन टर्म्स ऑफ रेशियो। 4:3:6 आपने निकाला GQ का QS से और SB से। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इस आंसर को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना कि मैंने आपको मान लिया एक पैरेललोग्राम दे दिया। ठीक है, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। फिर मैंने आपको एक दूसरा पैरेललोग्राम दे दिया। ठीक है, और कंडीशन क्या है ना, देखो ध्यान से कि ये वाला जो पैरेललोग्राम आपके सामने बना हुआ है, और फिर मैं एक पैरेललोग्राम और बनाने जा रहा हूँ। ये पैरेललोग्राम ध्यान से देखना, ऐसे करके कुछ है, पर ये ऐसा है कुछ। ठीक है, आगे जाके आप इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लो कि ये पैरेललोग्राम ही बनेगा। लेकिन देखो क्या है कि इस पैरेललोग्राम में जो 2 भुजाएं हैं, जो 2 भुजाएं आपको मिल रही हैं वो कॉमन लाइन पे हैं। ठीक है, मतलब दोनों पैरेललोग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी 2 जो पैरेलल भुजाएं हैं वो सेम लाइंस पे हैं। ठीक है, और 2 अलग अलग हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में जब पैरेललोग्राम का आप एरिया लिखने जाओगे तो ध्यान से देखना क्या होगा, कैसे आएगा। मैं आपको ये बोलता हूं कि ये वाली साइड हम मान लेते हैं A है और ये वाली पूरी साइड मान लेते हैं B है। आपको ये पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको लिखना होता है A इंटू अल्टीट्यूड। ये तो ध्यान ही होगा कि A इंटू अल्टीट्यूड एरिया होता है, बेस जो भी होता है। और इसका हो जाएगा B इंटू अल्टीट्यूड, जो लाल वाला है, काले वाले का A इंटू अल्टीट्यूड, लाल वाले का B इंटू अल्टीट्यूड। अब देखो जब 2 पैरेलल लाइन है और हमने बेस इसको A और B को माना, और 2 पैरेलल लाइन के बीच में अल्टीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, तो अगर अल्टीट्यूड हमेशा सेम रहेगा तो जो बेसिस का रेशियो है, ठीक है, जो कॉमन लाइन पे बेसिस आ रहे हैं उन्हीं का रेशियो ही उनका एरिया रेशियो होगा। ये चीज ट्राइंगल में भी आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, और इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। देखो यहां से एक लाइन ऐसे मिला लो और यहां से एक लाइन ऐसे मिला लो, दूसरा तरीका भी वेरीफाई करने का है। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है, इसका ऐसे निकाल लो डायगोनल। आपको ये मालूम है कि नहीं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो उसको 2 इक्वल एरिया में बाइसेक्ट कर देता है। तो मैं अब केवल त्रिभुज फोकस करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला डायगोनल जो ब्लू वाला है उसने इस ब्लैक वाले को 2 इक्वल एरिया में बाइसेक्ट कर दिया होगा, और जो ये ब्लैक वाला डायगोनल है इसने लाल वाले को 2 बराबर एरिया में डिवाइड कर दिया होगा। तो जब हमें एरिया रेशियो निकालना है काले वाले का लाल वाले से, ब्लैक वाले का रेड वाले से, तो आधे आधे एरिया का भी रेशियो निकालेंगे तो बात तो वही है ना। तो आप जरा देखो, जो ये ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि ये लाल रंग से बना हुआ है, ये वाला ट्राइंगल, सॉरी ये काला साइड और 2 लाल साइड, तो इसके एरिया में जो टोटल बेस है वो क्या है, ये B है,
और अल्टीट्यूड कहाँ पर है, अपोजिट पैरेलल लाइन पे है। दूसरा देखो, जो ये नीला वाला डायगोनल है और ये जो काले वाले के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका भी जो बेस है वो ए है और जो थर्ड वर्टेक्स है वो कहाँ है, अपोजिट पैरेलल लाइन पे है। तो आपको पता है अल्टीट्यूड तो सेम हो जाएगा, बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो ये उसी त्रिभुज वाले कॉन्सेप्ट का, त्रिभुज का जो एरिया रेशियो उसी का एक्सटेंशन है कि जो कॉमन लाइन पे बेसेस हैं उन्हीं का रेशियो ही उनका एरिया रेशियो होता है। अब देखिए, क्वेश्चन इतना आसान हो गया कि आपको मैं क्या ही बताऊं, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो पैरेलल बड़ा वाला जो पैरेलल लाइन, बड़ा वाला जो पैरेललोग्राम है जिसका नाम है आपका BEDG, आप कहोगे कि इस लाइन को आप ध्यान से देखो, इसी कॉमन लाइन पे अगर हम दोनों के बेस को एज्यूम करके एरिया लिखें तो रेड वाला जो पैरेललोग्राम है उसमें ये भुजा 3 के बराबर है, और इसी लाइन पे जो ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम है उसकी जो भुजा है यानी बेस है वो किसके बराबर है, वो पूरा इसका सम हो जाएगी। यानी ये अगर 3 को करस्पॉन्ड करेगा तो ये 6 और 3 9 एंड 4 13 को करस्पॉन्ड करेगा। तो जो रेशियो आएगा एरिया का जो यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ PQRS की बात करोगे तो आपका 3 आएगा, कि जिसको हम बेस मान रहे हैं, इसको हम बेस मान रहे हैं, और इसी लाइन पे इस पैरेललोग्राम का भी पूरा बेस है। तो एरिया रेशियो क्या होगा, यही रेशियो हो जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है QS, इसकी लेंथ कितनी है जो कि QS की वैल्यू है, और ये कितनी है GB की वैल्यू। 3:13 निकल गया रेशियो, ध्यान से देखना, 3:13 निकल गया। तो ये 3 हो गया और ये पूरे वाले का एरिया कितना हो गया 13, यानी ये 3/13 आपको निकलता हुआ दिख रहा है कि ये एरिया रेशियो है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, 3/13 एरिया रेशियो है इसका। किससे, इसका रेशियो हमने अभी कैलकुलेट किया BEDG से। तो BEDG से हमने रेशियो निकाला अपने PQRS का। ठीक है, 3/13 निकल के आया। आप देखिए, एक चौथा एक्सप्रेशन था, जरा वहां चलते हैं, चौथा एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, चौथा एक्सप्रेशन जो हमारा था वो था कि फिर से मैं लिखता हूं ABCD, ये पॉइंट आपका था EFGHPQRS। ठीक है, तो आप देखिए चौथा रिजल्ट निकालने के लिए हम आ गए हैं, और चौथा रिजल्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एरिया BEGD का, किससे, ABCD से। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज से एरिया निकालना है रेशियो। आप कहोगे अभी ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये 4 होता है, तो ये रेशियो 3 होता है, और ये रेशियो कितना होता है 6 होता है। अब देखो ध्यान से, जो कैलकुलेट करना है उसको जरा ध्यान से समझना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अब बात करूँगा इस पूरे पैरेललोग्राम की, है ना। तो इन दोनों लाइंस पे अभी फोकस करना बस, और साथ में आपका ये पैरेललोग्राम है जिसका नाम है BEDG। आप कहोगे अगर DG को बेस माना जाए, BEDG पैरेललोग्राम में अगर DG को बेस मान के हम एरिया लिखें, और साथ में बड़े वाले पैरेललोग्राम में DC को बेस मान के अगर हम एरिया लिखें, तो क्या हो गया कि दो जो पैरेललोग्राम की एक भुजा है, इस यहां पर देखो ध्यान से, वो कहां पर आ गई, वो आ गई एक ही लाइन पे। यहां भी पैरेललोग्राम की जो पैरेलल वाली भुजाएं हैं वो भी आ गई एक ही लाइन पे। आपको पता चल गया अब क्या देखना है, इन्हीं लेंथ का रेशियो ही एरिया रेशियो होगा। अब ये आपको पहले से ही मालूम है कि ये 2:1 है। तो जो आपका BEDG है, BEDG का एरिया करेस्पॉन्ड करेगा 1 को, और ABCD के एरिया की बात करेंगे तो ये जो पूरी भुजा है वो 3 को करेस्पॉन्ड करेगी, तो ये हो गया 1/3। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये हो गया आपका 1/3। ठीक है, इन दोनों का रेशियो, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब देखो एक रिजल्ट और था, 5वां रिजल्ट। वो 5वां रिजल्ट था कि आपको जो PQRS है, इस PQRS का एरिया रेशियो, PQRS कह लो, PQSR कह लो, ठीक है, इसका जो एरिया रेशियो निकालना था वो निकालना था पहले वाले से, जिसका नाम है ABCD, है ना। इस ABCD से इसका एरिया रेशियो निकालना है। तो आप कहोगे बहुत आसान है, क्यों भाई, आप कहोगे कि जो PQRS का एरिया रेशियो है BEGD के साथ वो मुझे मालूम है, और साथ में BEGD का जो एरिया रेशियो है ABCD से वो भी मुझे मालूम है। मैं कहूँगा कितना कितना है, आप कहोगे ये 3/13 है, और ये वैल्यू आपकी 1/3 है, कैंसिल हो गया, आपको वैल्यू मिल गई 1/13। यानी जो PQRS का ये अंदर वाला जो एरिया है
वो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का 1/13 है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना है, ध्यान रखो, एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं। और आपको समझ में आना चाहिए पहली बात कि इसमें जो मैंने फंडा डिस्कस किया, जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, वही ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेस रेशियो के बराबर होता है एरिया रेशियो अगर अल्टीट्यूड बराबर है, उसी का एक्सटेंशन है ये। लेकिन इसमें कई चीज़ें मैंने कैलकुलेट कराई हैं आपको, वो आपको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कभी ना भूलें। पहली बात, सारे रिजल्ट यहीं लिखे हैं, ध्यान से देखो। एक तो ये कि ये वैल्यू 3/13 है इसका एरिया रेशियो, ये आपका 1/3 है, ये 1/13 नया रिजल्ट आया, ये तीनों रेशियो लिखे हैं 4, 3, 6। ठीक है, और आपको पता ही है कि BEDG और PQSR ये पैरेललोग्राम है। बस कहानी हो गई, खत्म। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है। अब देखिए होमवर्क क्या है, वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, जरा ध्यान से समझना। देखिए आपका होमवर्क क्या है कि अगर आपको, जैसे ये आपका A था, B था, C था, D था, और ये वैल्यू आपकी थी E, F, G, H, ये था P, Q, R, S, राइट। आपका होमवर्क ये है कि अभी हमने ये तो निकाल लिया कि BEDG जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका एरिया रेशियो हमने कैलकुलेट किया, इसके साथ अंदर वाले के साथ हमने इसका बाहर वाले के साथ भी कैलकुलेट किया। आपका होमवर्क जो है, इसको मैं 6वां पॉइंटर बोलूँगा और 7वां पॉइंटर बोलूँगा। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क है, इनको मन से करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपको ये पता लगाना है कि जो एरिया रेशियो है आपका AHCF का, इसका एरिया रेशियो पूरे जो आपका बड़ा वाला पैरेललोग्राम है ABCD से वो क्या होगा, साथ ही PQRS या PQSR इसका जो एरिया है वो इस AHCF का क्या होगा। साथ में 8वां रिजल्ट जो है आपका वो है कि आपको PQRS का एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू AHCF। ये क्या होगा, सॉरी AHCF आपने लिख लिया, इसको कर दो आप ABCD। तो ये हो गया 3 होमवर्क जो आपको करने ही करने। ये चेक करना है कि जैसा उसमें आया क्या सेम रेशियो आएगा। ठीक है, और अगर आपने कर लिया तो आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। 2 होमवर्क और देता हूँ, वो होमवर्क देखिए क्या है ध्यान से। देखिए अगर आप इस एरियाज को, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, DGQP, इसको मैं बोल दूँ S1, इसको मैं बोल दूँ S2। ठीक है, तो सिमेट्री की वजह से अगर आप यहाँ इधर से अगर आप इधर चले जाएं, अगर आप इधर से इधर चले जाएं, तो आपको ये तो मालूम है कि S1 S2 के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, सिमेट्री की वजह से। ऐसे ये वैल्यू अगर मैं S3 बोल दूं और ये वैल्यू मैं S4 बोल दूं, तो आपको ये भी पता है कि S3 S4 के बराबर होगा ही होगा। ये 2 रिजल्ट मैंने सामने सामने कहीं ना कहीं आपके लिखने की कोशिश करी। अब देखिए मेरा जो मुझे जानने का मन है, वो मेरा जानने का मन क्या है कि क्या S1 S3 के बराबर है। ठीक है, सो द फंडा है कि आपको कैलकुलेट करना है कि इज S1 इक्वल टू S3, कि क्या ये S1 S3 के भी बराबर है। ठीक है, तो जब आप ये रिजल्ट्स कैलकुलेट करोगे एक्चुअली, तभी इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। जब आप ये रिजल्ट्स निकालोगे ना, जब ये रिजल्ट निकालोगे तभी आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन रिजल्ट है। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो S1 S3 के बारे में पता चल जाएगा और आपको इस केस की पूरी कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अगर आपको इस वीडियो लेसन में मज़ा आया, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो एक काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और सबको इस मेंसुरेशन सीरीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, सबके थॉट प्रोसेस बेहतर होने चाहिए। तो अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर लिखें, वक्त मिलने पे मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।